इन चैप्टर 1148 में गबान ने जो हाकी इस्तेमाल करके सॉमर्स को काटा वो कोई नई चीज नहीं है। असल में ये वही चीज है जो हम पोस्ट टाइम स्किप में कई बार देख चुके हैं। ये न तो रायु है और न ही एडवांस्ड कॉन्करर्स हाकी। नहीं, जो गबान ने अभी किया वही ताकत है जो अब तक की सारी अनएक्सप्लेन्ड हाकी एबिलिटीज को समझा देती है। ब्लेड्स परमानेंटली ब्लैक कैसे बनते हैं? जॉयबॉय ने 800 साल तक एक गांठ में हाकी कैसे स्टोर की? पोंगलिफ्स इतने लंबे समय तक कैसे टूटे नहीं? इन सारे सवालों का जवाब हमें गबान के इस एक अटैक से मिलता है, परमानेंट हाकी इन्फ्यूजन। ये रहस्य तो शुरू से हमारे सामने था, बस हमने गौर नहीं किया। जो फाइटर्स हाकी में बेहद स्किल्ड होते हैं वो इसे इस तरह इम्ब्यू कर सकते हैं कि उसके इफेक्ट्स कभी खत्म ही ना हो। यही वो तरीका है जिससे एक स्वॉर्ड परमानेंटली ब्लैक बनती है। इसी से एक नॉट में हाकी 800 साल तक सर्वाइव कर सकती है। इसी से पोंगलिफ्स हजारों सालों तक इंडिस्ट्रक्टिबल बने रहते हैं और इसी से आप रिजेनरेशन को रोक सकते हैं। हमने पोस्ट टाइम स्किप में कई बार परमानेंट हाकी इन्फ्यूजन के संकेत देखे हैं, लेकिन गबान पहला ऐसा कैरेक्टर है जिसने इसे रियल टाइम कॉम्बैट में दिखाया। क्योंकि रिजेनरेशन को रोकना ब्रूट फोर्स से मुमकिन नहीं है। हम पहले ही देख चुके हैं कि ज्यादा ताकत से मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजेनरेशन तब तक नहीं रुकेगी जब तक हाकी के इफेक्ट्स उस घाव में परमानेंटली न रह जाएं। यही है हाकी का अगला स्तर। हाकी को परमानेंटली किसी चीज में डालने की शक्ति, वो शक्ति जो कभी जॉयबॉय के पास थी और जिसे लफी को भविष्य में इस्तेमाल करना होगा। वो ताकत जिसे ज़ोरो को सीखनी होगी अगर वो सच में परमानेंटली ब्लैक ब्लेड्स बनाना चाहता है, और वो एबिलिटी जो किसी भी कैरेक्टर को मास्टरी करनी होगी अगर वो गॉड्स नाइट या गोरोसे को हराना चाहता है। अब आइए समझते हैं कि कैसे ये एबिलिटी ओड ने पूरे पोस्ट टाइम स्किप में बार बार हिंट की है, और कैसे यही है वो साफ जवाब जिससे गबान एक इमॉर्टल सोल्जर को भी रिजेनरेट होने से रोक पाया। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी जो हमें गबान और समझ के बीच दिखाया जा रहा है उसे पूरी तरह समझने के लिए हमें प्री टाइम स्किप तक वापस जाना होगा, जहां एक बिल्कुल समान सिचुएशन दिखाई गई थी रेले और किजारू के बीच। प्री टाइम स्किप के ज्यादातर हिस्से में एक डबल मिस्ट्री डेवलप हो रही थी। पहली मिस्ट्री थी लॉगिया यूजर्स का असली प्रॉब्लम। ये वही दुश्मन थे जिनसे हीरोज लगातार जूझते रहे लेकिन कोई असर नहीं डाल पाए। चाहे हीरो कितने भी ताकतवर क्यों न हो, लॉगिया यूजर्स को फिजिकल डैमेज देना नामुमकिन था। इसलिए स्मोकर, क्रोकोडाइल, एनल, आओकिजी जैसे दुश्मन लगते थे जैसे वो प्रैक्टिकली इनविंसिबल हो। कुछ रेयर सिचुएशंस में एलिमेंटल काउंटर जरूर काम आता था, लेकिन एक स्टैंडर्ड फाइट में लॉगिया यूजर को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। प्री टाइम स्किप के दौरान जो सबसे बड़ा सवाल डेवलप हुआ था वो ये था कि लॉगिया यूजर्स को सीधा कॉम्बैट में कैसे हराया जा सकता है। हमें पता था कि इसका कोई ना कोई सलूशन जरूर होगा, क्योंकि कई ऐसे कैरेक्टर्स थे जो साफ तौर पर इन लॉगिया यूजर से भी ज्यादा पावरफुल दिखाए गए थे। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो लॉगिया यूजर से लड़ेंगे कैसे। ये प्री टाइम स्किप कॉम्बैट की पहली आधी मिस्ट्री थी। दूसरी आधी मिस्ट्री थी एक अनएक्सप्लेन्ड पावर जो बार बार कहानी में दिखती थी। ये शक्ति इतनी सटल थी और इतनी रेयरली दिखाई देती थी कि ये समझना मुश्किल था कि ये सब मिस्टीरियस घटनाएं दरअसल एक ही एबिलिटी से जुड़ी है। जैसे चैप्टर 1 में शैंक्स का एक सी किंग को सिर्फ अपनी प्रेजेंस से भगा देना, स्काइपिया के प्रीस्ट्स का फ्यूचर अटैक्स को प्रेडिक्ट करना और आइलैंड भर में वॉइसेस को सेंस करना, कुछ कैरेक्टर्स का सिर्फ अपनी मौजूदगी से दूसरों को बेहोश कर देना। इन सभी चीजों में एक कॉमन रहस्यमयी शक्ति छिपी थी जिसे हम तब तक समझ नहीं पाए थे। हमें कभी भी ये साफ साफ नहीं बताया गया था कि ये रहस्यमयी शक्ति असल में है क्या, जब तक कि ये दोनों मिस्ट्रीज एक खास मुकाबले में आकर नहीं टकराई। रेले वर्सेस किजारू। किजारू एक ऐसा कैरेक्टर था जो पूरे प्री टाइम स्किप में लॉगिया प्रॉब्लम का प्रतीक बन गया था। आखिर आप एक ऐसे इंसान को कैसे चोट पहुंचा सकते हैं जो रोशनी से बना हो? दूसरी ओर सिल्वर रेली ने पहले ही हमें वो रहस्यमयी शक्ति दिखाई थी जिसे हम अब तक ठीक से समझ नहीं पाए थे।
ऑक्शन हाउस में सबको सिर्फ अपनी प्रेजेंस से बेहोश कर देना। आखिरकार ये दोनों कैरेक्टर्स आमने सामने आए और रेली ने वो कर दिखाया जो अभी तक कोई स्ट्रॉ हैट मेंबर सिर्फ अपनी ताकत से नहीं कर पाया था। रेली ने किजारू को रोक दिया और यहाँ तक कि उसे काट भी दिया, जबकि किजारू एक इंटैंजिबल लॉगिया है, यानी कि वो रहस्यमयी शक्ति जो अब तक हमें कहानी में बार बार बिना एक्सप्लेनेशन के दिखाई जा रही थी। वही असली सॉल्यूशन था उस लॉगिया प्रॉब्लम का, जिसे अभी तक कोई प्रोटैगनिस्ट सुलझा नहीं पाया था। यहीं से शुरू होता है हीरो का अगला लेवल। अब उन्हें इस रहस्यमयी शक्ति में मास्टरी हासिल करनी थी। ये वही शक्ति थी जिसकी ओर ओडा ने बार बार सटल हिंट्स दिए थे, और अब सोमस और गाबांग के साथ ओडा वही सिनारियो दोबारा दिखा रहे हैं। पोस्ट टाइम स्किप में एक नया वर्जन आया है इस लॉगिया प्रॉब्लम, रीजनरेशन। एक ऐसी एबिलिटी जो लगता है इमू के सभी टॉप सपोर्ट यूनिट्स के पास है। गोरोसे और गॉड्स नाइट्स के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे वो कितना भी बड़ा डैमेज झेल ले, वो पूरी तरह रिजेनरेट हो जाते हैं। प्री टाइम स्किप के लॉगिया यूजर्स की तरह अब स्ट्रॉ हैट्स की प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो इन दुश्मनों को छू नहीं सकते, बल्कि ये है कि वो कोई परमानेंट डैमेज नहीं कर पा रहे। रिजेनरेशन अब पोस्ट टाइम स्किप का नया लॉगिया प्रॉब्लम बन चुका है। यहाँ तक कि लफी भी कंफ्यूज्ड है कि इन इमॉर्टल सोल्जर्स से कैसे लड़ा जाए, और उसे पीछे हटना पड़ता है क्योंकि इमोर्टैलिटी का कोई क्लियर सोल्यूशन नहीं दिख रहा। लेकिन जैसे प्री टाइम स्किप में रेले ने किजारू को रोककर लॉगिया प्रॉब्लम का सोल्यूशन रिवील किया था, वैसे ही अब गबा ने सोमस को रोककर रिजेनरेशन प्रॉब्लम का जवाब दिखा दिया है। और ठीक उसी तरह जैसे प्री टाइम स्किप में हमें कई बार कुछ अनएक्सप्लेन्ड पावर्स दिखाई गई थी जो बाद में की बनी लॉगियास को हराने के लिए, वैसे ही पोस्ट टाइम स्किप में भी ओड ने धीरे धीरे इस नई मिस्टेरियस पावर के हिंट्स दिए हैं। जो कुछ गाबन ने अभी किया वो कोई नया मैजिक नहीं है, वो वही एबिलिटी है जिसके बारे में ओड पोस्ट टाइम स्किप में लगातार हिंट करता रहा है। एक मिस्टीरियस नई एबिलिटी जिसकी झलक हमें पिछले कई चैप्टर्स में मिलती रही है। अब फाइनली हमें उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। जरा सोचिए, पिछले कई सौ चैप्टर्स में हाकी के कई अजीब एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं जिन्हें हम आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। सबसे पहले हमें बताया गया कि ब्लेड्स किसी तरह परमानेंटली ब्लैक बन सकते हैं, भले ही यूजर उस वक्त उसमें हाकी चैनल न कर रहा हो। परमानेंट ब्लैक ब्लेड कैसे बनाई जाती है, ये सवाल अभी तक स्टोरी में कभी भी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं हुआ। ये बस हाकी की एक मिस्टेरियस और एडवांस्ड शाखा है जो संभव तो है, पर हमें अभी तक इसका तरीका नहीं पता। और हाल ही में एक और सिमिलर अनएक्सप्लेन्ड हाकी यूसेज रिवील हुआ। हमें बताया गया कि हाकी एक्चुअली एक नॉट में स्टोर की जा सकती है, वो भी पूरे 800 सालों तक, और फिर फ्यूचर में रिलीज की जा सकती है। अगर हम ब्लैक ब्लेड्स और हाकी नॉट को साथ मिलाकर देखें तो साफ पता चलता है कि ओड जो नई मिस्टीरियस पावर स्टोरी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो इन्हीं अनएक्सप्लेन्ड पावर्स का हिस्सा है। टाइम स्किप के बाद की स्टोरी में एक नया कॉन्सेप्ट हो सकता है, परमानेंट हाकी, यानी ऐसी हाकी जिसे जब एक बार शरीर पर लगाया जाए तो उसका प्रभाव तुरंत खत्म ना हो। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ उसे एक उदाहरण से समझाता हूँ। गबान ने कैसे सोमस को नुकसान पहुंचाया होगा। गॉड नाइट्स और गोरोसेई की जो इमोर्टैलिटी है, ऐसा लगता है कि वो उन्हें ईमू इप द्वारा दी गई है, और ईमू की खुद की अमरता भी संभवतः एक डेविल फ्रूट ओपे ओपे नो मी यानी ऑफ फ्रूट से मिली हुई है। अब अगर देखा जाए तो सामान्य हाकी, नॉर्मल हाकी इन अमर सैनिकों के खिलाफ काम करनी चाहिए, क्योंकि हाकी डेविल फ्रूट की शक्तियों का नेचुरल काउंटर माना जाता है। हाकी की मदद से कोई भी यूजर लोगिया टाइप की इंटेंजिबिलिटी, अस्पर्शता को पार कर सकता है। यहाँ तक कि हाकी डेविल फ्रूट की पावर को पूरी तरह से रोक भी सकती है। लेकिन यहाँ एक अनोखी दिक्कत है, इन अमर सैनिकों की रीजेनरेशन, पुनर्जीवन की शक्ति कुछ अलग तरीके से काम करती है। जब कोई उन्हें हमला करता है तब तक सब ठीक होता है, लेकिन जैसे ही विरोधी की हाकी उनके शरीर से हटती है तभी उनकी पुनर्जीवन की क्षमता एक्टिवेट हो जाती है। यानी जब तक दुश्मन की हाकी उनके शरीर में बह रही होती है तब तक वो ठीक नहीं हो पाते, लेकिन जैसे ही हाकी हटती है उनका शरीर खुद को फिर से ठीक करना शुरू कर देता है। ये उन्हें इस बात की इजाजत देता है कि वो अटैक के बाद अपनी खुद की शक्तियों को एक्टिवेट करें और उस डैमेज से रीजनरेट कर सके।
लेकिन सोचिए, अगर जिस हाकी अटैक से उन्हें मारा गया उसका असर कभी गया ही ना हो, अगर जिस पॉइंट पर हाकी लगी थी वहां अब भी हाकी का रेजिडुअल इफेक्ट मौजूद हो, तो ठीक वैसे ही जैसे बाकी डेविल फ्रूट की एबिलिटीज पर हाकी असर डालती है, गॉड नाइट्स या गोरुसेई की रीजनरेशन भी काम नहीं करेगी। और ऐसा तभी संभव है जब विरोधी के पास हो परमानेंट हाकी की ताकत, ऐसी हाकी जो कभी खत्म ना हो। अगर ऐसा है तो ये 4 बड़ी अनसुलझी हाकी घटनाओं को पूरी तरह समझा सकता है। जॉय बॉय की हाकी नॉट, ब्लैक ब्लेड्स, एनमा और यहाँ तक कि पोनेग्लिफ्स भी। शुरुआत करें जॉय बॉय की हाकी नॉट से, ऐसी चीज जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी और उस वक्त इसकी कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं मिली थी। हमें पता है कि हाकी को किसी चीज में इन्फ्यूज किया जा सकता है, हम वेपन यूजर्स को ये करते हुए देखते हैं, लेकिन अब तक हाकी तभी तक किसी चीज में रहती थी जब तक यूजर उसे एक्टिवली दे रहा हो। जैसे ही यूजर हाकी देना बंद करता है वो चीज फिर से नॉर्मल बन जाती है। मगर जॉय बॉय ने कुछ अलग ही किया, उसने अपनी हाकी को एक गांठ नॉट में डाला और वो हाकी कभी गई नहीं, वो 1000 सालों तक उस नॉट में रही। और जैसे ही वो गांठ खोली गई, जॉय बॉय की हाकी जोरदार धमाके के साथ बाहर निकली। वो हाकी अब भी उतनी ही ताकतवर थी। जॉय बॉय ने अपनी हाकी को कुछ इस तरह डाला था कि वो कभी हट ही नहीं सकी। अब सोचिए, अगर हाकी को स्थायी रूप से किसी चीज में डाला जा सकता है तो कोई कैरेक्टर ऐसा अटैक कर सकता है जिससे एक ऐसा जख्म बने जिसमें हाकी हमेशा मौजूद रहे और इस वजह से रीजनरेशन हमेशा के लिए बंद हो जाए। और भी उदाहरण हैं, जैसे ब्लैक ब्लेड्स, जो ये दिखाते हैं कि शायद यही हाकी का अगला स्तर है जिसकी ओर कहानी अब बढ़ रही है। ब्लैक ब्लेड्स शायद आज की तारीख में सबसे ज्यादा चर्चा में और रहस्यमयी हाकी टॉपिक है और ये बिल्कुल उसी तरह की एबिलिटी लगती है जैसी जॉय बॉय ने अपनी हाकी नॉट में इस्तेमाल की थी, स्थायी हाकी इन्फ्यूजन। हमें पता है कि ब्लैक ब्लेड्स बेहद कठोर और मजबूत होते हैं क्योंकि उन्हें स्थायी रूप से हाकी से लपेटा गया होता है, किसी तलवार को हमेशा के लिए काले ब्लेड में बदल देना। ये एक ऐसा हुनर है जो अब तक सिर्फ महान तलवारबाजों ने ही हासिल किया है और ये वही कला है जो ज़ोरो को अब बहुत जल्द सीखनी पड़ेगी क्योंकि कहानी अब अपने अंत की ओर बढ़ रही है। मेरा मानना है कि ये सीक्रेट अब हमारे सामने आ चुका है, स्थायी हाकी का इन्फ्यूजन। बहुत मुमकिन है कि यही वही शक्ति थी जो जॉय बॉय ने अपने गांठ में इस्तेमाल की थी, किसी वस्तु में स्थायी रूप से हाकी भर देना। अब तलवारबाजी का सबसे उच्च स्तर शायद ये होगा कि ज़ोरो सीखे कैसे अपनी हाकी को हमेशा के लिए अपनी ब्लेड्स में डालना है, उन्हें ब्लैक ब्लेड्स में बदलकर हमेशा के लिए। और ये बात भी समझा सकती है कि क्यों कैदो एनमा में अभी तक ओडन की आत्मा को महसूस कर पा रहा था। हमें पता है कि ओडन ने एनमा को ब्लैक ब्लेड में नहीं बदला था, लेकिन शायद वो बहुत करीब पहुंच गया था। ओड ने ये शायद एक सॉफ्ट टर्न के तौर पर दिखाया था कि हाकी को स्थायी रूप से किसी चीज में भरा जा सकता है। हालांकि ओडन की मौत को दशक बीत चुके थे, उसकी हाकी की बाकी बची हुई ताकत अब भी एनमा में मौजूद थी। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि ज़ोरो ओडन की हाकी इस्तेमाल कर रहा है, स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एनमा ज़ोरो की अपनी हाकी को बाहर खींचती है। मगर बात यह है, ओडन की आत्मा का एक हिस्सा तलवार में मौजूद था। पहले ये बात असंभव लगती थी, ऐसा पहले कभी देखा ही नहीं गया था, लेकिन अब ये पूरी तरह से समझ में आता है कि ये एक संकेत था कि हाकी यूजर के बाद भी उसकी हाकी रह सकती है। असल में ये तो एक झलक थी उस शक्ति की जो आगे जाकर जॉय बॉय की हाकी नॉट में पूरी तरह सामने आई। और ये एक सूत्र था ये समझने का कि ब्लैक ब्लेड्स कैसे बनते हैं। ब्लैक ब्लेड्स, ओडन की बची हुई हाकी और एनमा और जॉय बॉय की हाकी नॉट, इन सब उदाहरणों से बार बार हमें हिंट दिया गया है कि जो हाकी में महारत रखते हैं वो चाहे तो स्थायी रूप से हाकी को वस्तुओं में छोड़ सकते हैं। और अब गबा ने जो किया वो था इस ताकत का सीधा इस्तेमाल युद्ध में, एक ऐसा हाकी घाव बनाना जो कभी ठीक ना हो और रीजनरेशन या हीलिंग को हमेशा के लिए रोक देना। और सबसे जरूरी बात, परमानेंटली हाकी इन्फ्यूजन की ये थ्योरी शायद वन पीस की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मिस्ट्री को सुलझा सकती है। पोनोग्लिफ्स, हमें बताया गया है कि पोनोग्लिफ्स इंडिस्ट्रक्टिबल है,
लेकिन आज तक एक बात कभी नहीं समझाई गई, कैसे आखिर ये पत्थर जो 800 साल पहले बनाए गए थे इतने अटूट कैसे हो सकते हैं? कोई जवाब नहीं मिला। क्या ये उनकी मटेरियल की वजह से है? अगर हाँ, तो कौन सी ऐसी मटेरियल हो सकती है जो इतने सालों तक पूरी तरह इनविंसिबल बनी रहे? हम वानों तक जा चुके हैं, वहीं पर पोनोग्लिफ्स बनाए गए थे, लेकिन वहां भी किसी रहस्यमय अटूट पत्थर का जिक्र तक नहीं हुआ। और अब आता है सबसे बड़ा सवाल, अगर ये पत्थर तोड़े नहीं जा सकते तो फिर कोजुकी क्लैन ने इनमें पूरा संदेश कैसे लिख दिया? पूरे ग्रंथ जैसे टेक्स्ट इन अटूट पत्थरों में कैसे खुद गए? और फिर अगले 800 सालों तक ना वर्ल्ड गवर्नमेंट, ना कोई एडमिरल, ना कोई योंको, यहां तक कि इमुसामा भी इन पर एक खरोंच तक नहीं छोड़ सके। तो इसका सबसे सीधा और साफ जवाब है, ये पत्थर शुरू से अविनाशी नहीं थे, इन्हें बनाया गया था परमानेंट हाकी इन्फ्यूजन के जरिए। जरा सोचिए, हर पोनोग्लिफ असल में जॉय बॉय के संदेश है। कोजुकी कबीले ने उन पर सिर्फ लिखाई की थी, लेकिन ये काम उन्होंने किया जॉय बॉय के लिए। और अब हमें दिखाया जा चुका है कि जॉय बॉय के पास शायद इतिहास की सबसे प्रबल हाकी थी। हम देख चुके हैं कि वो अपनी हाकी को किसी भी वस्तु में हजारों सालों तक स्थायी रूप से भर सकता है, और यही उसने किया। जॉय बॉय ने पहले वानों के शिल्पकारों से साधारण पत्थरों पर अपने संदेश खुदवाए, और फिर हर एक पत्थर में अपनी हाकी को स्थायी रूप से इन्फ्यूज कर दिया, एक एक करके। और जब उसकी हाकी उन पत्थरों में हमेशा के लिए सील हो गई, तब से कोई भी ताकत, चाहे वो कोई एडमिरल हो, कोई योंको, गोरो से हो, या खुद इमुसामा भी, उन संदेशों को मिटा नहीं सकी। वो पोनोग्लिफ्स बन गए एटर्नल, जिनकी रक्षा कर रही थी जॉय बॉय की पावरफुल हाकी और उसकी इच्छा शक्ति। इसीलिए हमें आज तक एक भी टूटी हुई पोंगलिफ नहीं मिली। वो सभी वैसी की वैसी है जैसी 800 साल पहले थी। और यही वजह है कि पोंगलिफ्स को पढ़ने की क्षमता इतनी खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि जो संदेश इन पत्थरों पर खुदे हैं उन्हें कभी मिटाया ही नहीं जा सकता। इसलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट की एकमात्र कोशिश यही रही है कि वो उन लोगों को ही खत्म कर दे जो इन्हें पढ़ सकते हैं। और अब सब कुछ एक दूसरे से जुड़ता हुआ दिख रहा है। पोंगलिफ्स का रहस्य जॉय बॉय के हाकी नॉट जैसा ही है, ब्लैक ब्लेड्स का राज, एन्मा में ओडन की मौजूदगी, सब कुछ एक ही चीज से जुड़ा है। हाकी को स्थायी रूप से किसी चीज में समाहित किया जा सकता है। अब तक हमने ये तकनीक सिर्फ वस्तुओं पर लागू होते देखी थी, लेकिन अब रोजर के साथी गबान ने इसे एक असली लड़ाई में इस्तेमाल किया और सोमर्स पर एक ऐसा हमला छोड़ा जिसमें हाकी कभी खत्म नहीं होता, बिल्कुल वैसा ही जैसे रेले ने किजारू को रोका था। अब तक हाकी के कई रूप देखे गए थे, लेकिन ये पहली बार था जब हाकी को एक परमानेंट अटैक के रूप में दिखाया गया। और ये तकनीक बन गई प्री टाइम स्किप के सबसे बड़े मुद्दे, लॉगिया यूजर्स की इनविंसिबिलिटी का जवाब। अब ओडा वही पैटर्न फिर से दोहरा रहे हैं। पूरे वन पीस में हमने कई हिंट्स देखे हैं परमानेंट हाकी इन्फ्यूजन के, और अब गबान ने साबित कर दिया कि इसे लड़ाई में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये नया प्रयोग परमानेंट हाकी इन्फ्यूजन एज एन अटैक बन गया है पोस्ट टाइम स्किप की सबसे बड़ी समस्या, रिजेनरेशन पावर्स का समाधान। यही वो रास्ता है जिसका इंतजार था, स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को और भी शक्तिशाली बनने का रास्ता। काइडो ने खुद लूफी से कहा था कि रोजर के लेवल तक पहुंचने के लिए हाकी के अभी और लेवल बाकी है। और अब ठीक उसी तरह जैसे प्री टाइम स्किप में रेले ने हमें दिखाया था, वैसे ही रोजर के दूसरे क्रूमेट गबान ने वो अगला कदम हमें दिखा दिया है। यही रास्ता है जिससे जोरो अपनी तलवारों को परमानेंट ब्लैक ब्लेड्स में बदल सकेगा, और यही रास्ता आगे ले जाएगा उन ताकतों को जो गोरो से, गॉड नाइट्स और इमुसमा जैसे अंतिम दुश्मनों से भिड़ सके। तो कमेंट्स में बताओ, क्या तुम मानते हो कि गबान ने सोमर्स को परमानेंट हाकी से चोट पहुंचाई? और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।